चलिए अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 में आ गए हैं। जो कॉस्टिंग का चैप्टर नंबर 3 ये रहा हम लोग के पास। जो कौन सा चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, तो यहाँ पे है इम्प्लॉई कॉस्ट। तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले इम्प्लॉई कॉस्ट। अब इसके अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पे नीचे देख लीजिए। तो ये रहा हम लोग के पास चैप्टर ओवरव्यू करके, यहाँ पे चैप्टर ओवरव्यू रहा। इसमें दे रखा हुआ है कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, जो हम लोग के पास आ गया इम्प्लॉई कॉस्ट में, ये इम्प्लॉई कॉस्ट कंट्रोल पढ़ना है सबसे पहले। इम्प्लॉई कॉस्ट कंट्रोल में हम लोग को यहाँ पे सब, उसके बाद पढ़ना है अटेंडेंस एंड पेरोल प्रोसीजर, उसके बाद इम्प्लॉई या लेबर टर्नओवर, फिर उसके बाद एफिशिएंसी रेटिंग प्रोसीजर हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे इम्प्लॉई कॉस्ट, जिसमें हम लोग को आइडियल टाइम कॉस्ट पढ़ना है, उसके बाद ओवर टाइम कॉस्ट पढ़ना है, एंड उसके बाद वेजेस पेमेंट एंड इंसेंटिव सिस्टम हम लोग को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो समझ में आ गया आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। एक बार क्विक रिकैप करते हैं। देखिए, इम्प्लॉई कॉस्ट कंट्रोल, उसके बाद अटेंडेंस एंड पेरोल प्रोसीजर, उसके बाद इम्प्लॉई लेबर टर्नओवर, एफिशिएंट रेटिंग प्रोसीजर, और उसके बाद इम्प्लॉई कॉस्ट में हम लोग को तीन चीज़ और, जहाँ पे इम्प्लॉई टाइम कॉस्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे ओवर टाइम कॉस्ट हो गया, एंड वेजेस पेमेंट एंड इंसेंटिव सिस्टम हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हम लोग कुछ देखे ही नहीं है, बस देखे है कि चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन का पार्ट रखा हो, तो इंट्रोडक्शन का पार्ट आप लोग खुद से पढ़िएगा। थ्योरी पार्ट जितना भी होगा उसमें मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगा, जो भी प्रैक्टिकल होगा उसमें मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो वहाँ आप लोग को प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रैक्टिकल वाले पार्ट में, थ्योरी वाले पार्ट में मैं समझाऊंगा, बट बहुत ही कम समझाऊंगा, तो वो बाकी आप लोग को खुद से करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इम्प्लॉय कॉस्ट, यहाँ पे क्या बोला कि इम्प्लॉय कॉस्ट इज वाइडर टर्म विच इंक्लूड, जो जिसमें इंक्लूड क्या क्या किया जाता है, तो यहाँ पे वेजेस किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे सैलरी इंक्लूड किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे बोनस इंक्लूड किया जाता है, इंसेंटिव इंक्लूड किया जाता है, etc पे टू द एम्प्लॉय एंड चार्ज टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट एज अ लेबर कॉस्ट। तो देखिए इम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट, इम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट में क्या क्या आता है, तो देखिए सबसे पहले आ गया यहाँ पे वेजेस आ गया, सैलरी आ गया, बोनस आ गया, इंसेंटिव आ गया, जो भी इंप्लॉय को पे किया जाता है, जो भी इंप्लॉय को यहाँ क्या किया जाता है, पे किया जाता है, या चार्ज टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द लेबर कॉस्ट, या लेबर कॉस्ट करके जो हेडिंग लेबर कॉस्ट हो गया उसके अंतर्गत जो भी एक्सपेंस दिखाया जाएगा वो सारे के सारे इंक्लूड होगा किसमें, तो यहाँ पे ये सारे का सारा इंक्लूड होगा इंप्लॉई कॉस्ट में। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए आगे देख लेते हैं, कुछ कुछ यहाँ पे थ्योरी पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला, इम्प्लॉई लेबर कॉस्ट क्या होता है, तो इम्प्लॉई लेबर कॉस्ट के लिए यहाँ पे दे रखा हुआ है डेफिनेशन में क्या, कि इम्प्लॉई लेबर कॉस्ट बेनिफिट पेड और पेबल टू द इम्प्लॉय, जो कुछ भी बेनिफिट पे किया जाता है या पेबल होता है, बाद में पे किया जाएगा या अभी पे कर दिया जाएगा, वो किसको, इम्प्लॉय को, ऑफ एन एंटिटी, किसी भी एंटिटी के एम्प्लॉय को जो कुछ भी पे किया जाएगा, बेनिफिट पे किया जाएगा, या पेड अभी किया जाएगा या बाद में पे किया जाएगा, वेदर परमानेंट और टेम्पररी फॉर द सर्विस रेंडर बाय देम। तो यहाँ पे इम्प्लॉय दो तरह का हो सकता है, एक तो टेम्पररी हो सकता है, एक हो सकता है परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या हो गया कि जो हमेशा कंपनी में आकर के काम करता है, किसी भी एंटिटी होता है वहां पे आकर के काम करता है, तो वो क्या हो गया परमानेंट एम्प्लॉय। और टेम्पररी जो सीजनल वाइज में होता है कि कुछ दिन के लिए वो काम करेगा, उसके बाद वह उसका क्या हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगा, तो वो हो गया टेम्पररी। तो यहाँ पे टेम्पररी एम्प्लॉय हो या क्या हो, परमानेंट एम्प्लॉय, जो कुछ भी बेनिफिट दिया जाता है एम्प्लॉय को किसी भी एंटिटी का, तो वही क्या हो गया, यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया। और यहाँ पे क्या बोला आगे, तो एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड पेमेंट मेड इन कैश और काइंड। तो यहाँ पे जो कुछ भी पेमेंट किया जाएगा या तो कैश में या काइंड में, तो ये सारे के सारे इंक्लूड किया जाएगा कहाँ पे, तो एम्प्लॉय या लेबर कॉस्ट में। फिर यहाँ पे क्या बोला, एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या इंक्लूड किया जा रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी हो गया, वेजेस एंड सैलरी, उसके बाद यहाँ पे अलाउंसेस एंड इंसेंटिव, फिर पेमेंट फॉर ओवर टाइम्स, अगर कुछ भी कोई जैसे मान के रखते हैं कि 8 आवर यहाँ पे किसी भी फैक्ट्री में 8 आवर यहाँ पे वर्किंग टाइम है, ठीक है, तो 8 आवर से जितना ज्यादा करेगा तो उसके लिए उसे वो क्या माना जाता है कि ओवर टाइम। मान के रखो ये वर्कर जो है वो 10 आवर यहाँ पे काम कर रहा है, तो 2 आवर जो एक्स्ट्रा काम किया यहाँ पे 2 आवर, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओवर टाइम। तो ये ओवर टाइम के लिए भी जो भी पेमेंट किया जाएगा वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है एम्प्लॉई लेबर कॉस्ट में। तो ये समझ में आएगा आप लोगों को। आगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होगा प्रोविडेंट फंड टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। अदर वेलफेयर फंड, तो अगर कुछ भी अगर वेलफेयर फंड होगा दूसरा भी, जैसे एक हो गया प्रोविडेंट फंड हो गया, उस तरह से ESI हो गया, तो इस तरह से कोई भी यहाँ पे एम्प्लॉय का क्या चीज़, वेलफेयर के लिए कुछ भी फंड होता है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। फिर उसके बाद क्या बोला, अदर बेनिफिट, जैसे लीव विद पे, जैसे छुट्टी के दिन में भी पैसा मिल रहा है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। फ्री और सब्सिडी फूड, तो मान के रखो फ्री फूड दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, या सब्सिडी दिया जाता है फूड में। मान के रखो क्या कि फूड कितने का है, 50 रुपीज़ का है, बट एम्प्लॉय को ये कितने में दिया जा रहा है, ₹20 में, तो ये भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे लीव ट्रैवल कंसेशन कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ भी लीव ट्रैवल कंसेशन दिया जाता है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया लेबर कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो कोई भी बेनिफिट पे किया जाता है किसे, एम्प्लॉय को, चाहे एम्प्लॉय परमानेंट हो या क्या हो, टेम्पररी हो या परमानेंट हो, अगर वो सर्विस करता है उसके बदले उसे कैश में दिया जाए या काइंड में दिया जाएगा, सारे के सारे इंक्लूड किया जाता है एम्प्लॉय या लेबर कॉस्ट में। इसमें मोस्टली इंक्लूड किया जाएगा वेजेस एंड सैलरी, फिर अलाउंसेस एंड इंसेंटिव, उसके बाद पेमेंट अगर दिया जा रहा है ओवर टाइम के लिए तब, और उसके बाद कोई भी वेलफेयर फंड में अगर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर, मतलब कंपनी कंट्रीब्यूट करता है या एंटिटी कंट्रीब्यूट करता है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। और अदर बेनिफिट जैसे हो गया लीव विद पे हो गया, उसके बाद यहाँ पे फ्री या सब्सिडी दिया जा रहा है फूड में, ट्रैवलिंग के लिए यहाँ पे कंसेशन दिया जा रहा है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है एम्प्लॉय या लेबर कॉस्ट में। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय या लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट को यहाँ पे दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पे पहला जो हो गया वो कैटेगरी डायरेक्ट का, और दूसरा यहाँ पे हो गया इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। तो डायरेक्ट एक हो गया, एक दूसरा क्या हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में यहाँ पे क्या, विच कैन बी अट्रीब्यूटेड टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, तो जो डायरेक्टली अट्रीब्यूट हो सकता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट को उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉय बोलते हैं। जैसे मान के रखो एक ये पैकेट मान के रखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, किसी भी चीज का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे जो काम करने वाला है डायरेक्टली यहाँ पे काम जो करने वाला है, तो ये तो एक हो गया। और उसके बाद मान के रखो यहाँ पे स्पेस तो चाहिए होगा ना, जहाँ पे प्रोडक्शन होगा तो वहाँ तो स्पेस चाहिए होगा। तो प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, बट वहाँ पे एक गार्ड, यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड या गार्ड वहाँ पे रखा हुआ है। तो वो जो गार्ड है वो क्या कर रहा है, देखभाल कर रहा है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका देखभाल कर रहा है। तो ये क्या हो गया, जो गार्ड यहाँ पे काम करेगा वो हो गया इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया। और डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट जो डायरेक्टली यहाँ पे अट्रीब्यूट कर रहा है, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, स्पेसिफिक गुड्स के लिए जो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है वो क्या हो गया, डायरेक्ट एम्प्लॉय हो गया। तो इससे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच कैन बी डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में जो डायरेक्टली अट्रीब्यूट हो सकता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट को, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या होगा, which cannot be directly attributable to a particular cost object। तो जो डायरेक्टली यहाँ पे अट्रीब्यूट नहीं हो सकता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट में वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। और हाँ ये डिफरेंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, ये आप लोग को खुद से पढ़ना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये सब आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे हम लोग आगे आ जाते हैं, ये सब आप लोग देख लीजिएगा एक बार, बहुत ईजी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है एम्प्लॉय कॉस्ट का, तो ये देख लीजिएगा। यहाँ पे असेसमेंट ऑफ मेन पावर रिक्वायरमेंट हो गया, उसके बाद कंट्रोल ओवर टाइम कीपिंग एंड टाइम, ये टाइम बुकिंग हो गया, फिर टाइम एंड मोशन स्टडी हो जाएगा, कंट्रोल ओवर द आइडियल टाइम एंड ओवर टाइम, ये सब यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग आ जाए कुछ पेज के बाद, यहाँ आ जाइए आइडियल टाइम में आ जाइए, ये रहा आइडियल टाइम। आइडियल टाइम में आ जाइए। देखिए आइडियल टाइम क्या होता है, तो देखिए जिस टाइम में यहाँ पे किसी भी कारणवश से, किसी भी कारण हो, जिस टाइम में प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जिस टाइम में वर्कर खाली बैठा होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, आइडियल टाइम। जहाँ पे यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में क्या दे रखा हुआ है, द टाइम ड्यूरिंग विच नो प्रोडक्शन इज कैरीड आउट, जहाँ जिस टाइम में प्रोडक्शन कैरी नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ द वर्कर रिमेन आइडियल बट आर पेड। देखिए वर्कर यहाँ पे काम करने के लिए कितना आवर का टाइम दे रहा है, तो यहाँ पे 8 आवर का यहाँ पे टाइम दे रहा है, बट यहाँ पे जो फैक्ट्री में एक्चुअल काम होता है वो कितने आवर का हो रहा है, मान के रखते हैं 6 आवर का यहाँ पे एक्चुअल टाइम में, एक्चुअल में यहाँ पे 6 आवर का यहाँ पे काम हो रहा है, बट 2 आवर जो बचा हुआ है उसमें लंच टाइम हो गया, बाकी एक जगह से दूसरी जगह लाने में, जाने में, उसके बाद एक जगह से दूसरे जगह मटेरियल लाने में, ये सब में काम चला जाता है, बट एक्चुअल में जो काम होता है वो कितना आवर, 6 आवर होता है। तो ये जो 2 आवर होगा उसे क्या बोला जाएगा यहाँ पे, आइडियल टाइम। जिस टाइम में प्रोडक्शन नहीं होता है बट उसे पे किया जाता है, जिस टाइम में प्रोडक्शन नहीं हुआ बट जिस टाइम प्रोडक्शन नहीं हुआ, एम्प्लॉय प्रोडक्शन नहीं कर रहा है बट उसे पे किया जाता है, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो उसे हम लोग बोलते हैं आइडियल टाइम। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब आइडियल टाइम में 2 तरह का आइडियल टाइम होता है, एक तो सबसे पहले नॉर्मल आइडियल टाइम हो गया, और दूसरा जो होता है वो यहाँ पे होता है एबनॉर्मल आइडियल टाइम। नॉर्मल आइडियल टाइम में क्या बोला कि इट इज द टाइम विच कैन नॉट बी अवॉइडेड और रिड्यूस इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, नॉर्मल आइडियल टाइम। इसका एग्जांपल में यहाँ पे देख लीजिए, जैसे क्या हो गया, टाइम लॉस्ट बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड द वर्क प्लेस। तो जहाँ पे फैक्ट्री का गेट है वहां से लेकर के वर्क प्लेस के बीच में जो कुछ भी टाइम लगता है, मान के रखो यहाँ पे 5 मिनट या 10 मिनट लगता है, तो ये टाइम क्या हो गया, नॉर्मल आइडियल टाइम, क्योंकि फैक्ट्री गेट से तो प्रोडक्शन करने तो जाना ही होगा, इससे तो रिड्यूस नहीं किया जा सकता ना, तो ये हो गया।
उसके बाद इंटरवल बिटवीन वन जॉब टू अनदर, एक जॉब से अनदर जॉब, मतलब मान के रखो एक जो यहाँ पे एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई ये काम करता है, एक प्रोडक्ट ए के लिए भी काम करता है और यहाँ पे बी के लिए भी करता है, तो यहाँ पे जॉब ए के लिए और जॉब बी के बीच में यहाँ पे जाने के टाइम, जाने में जो भी टाइम लगेगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल आइडियल टाइम। उसके बाद सेटिंग अप ऑफ द मशीन, तो यहाँ पे मशीन तो हमेशा काम नहीं करेगा ना, उसका रिपेयर मेंटेनेंस तो कराना होगा, तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मल आइडियल टाइम। और फिर उसके बाद क्या हो गया, नॉर्मल रेस्ट टाइम या ब्रेक और फॉर लंच इटीसी, तो यहाँ पे लंच के लिए तो टाइम तो देना होगा एम्प्लॉय को, तो ये सब क्या हो गया नॉर्मल आइडियल टाइम। इसी तरह से एबनॉर्मल आइडियल टाइम क्या होता है, तो एबनॉर्मल आइडियल टाइम जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, मतलब जो नॉर्मली नहीं होता है, जिसमें यहाँ पे देख लीजिए पावर फेलियर जैसे हो सकता है या ब्रेक डाउन ऑफ मशीन हो सकता है। फिर आइडियल टाइम में ऑल्सो अराइज ड्यू टू एबनॉर्मल फैक्टर लाइक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, या कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो फिर दूसरा एक यहाँ पे सुपरवाइजर आएगा, फिर वो बताएगा, उस तरह से काम करेगा, तो ये सभी यहाँ पे हो सकता है। तो नॉर्मल आइडियल टाइम आप लोग को समझ में आ गया, अब नॉर्मल भी समझ में आ गया। अब नॉर्मल का एक दो और एग्जाम्पल लिख लीजिए, जहाँ पे क्या हो गया, स्ट्राइक्स हो सकता है, फिर लॉकआउट हो सकता है, या पुअर सुपरविजन हो सकता है, फायर हो सकता है, फ्लड हो सकता है, ये सब क्या हो गया अब नॉर्मल आइडियल टाइम का। तो ये आप लोग को समझ में आ गया नॉर्मल आइडियल टाइम, एबनॉर्मल आइडियल टाइम। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1।